Hello students, today we are going to start a new topic, nutrition in animals. In the previous lecture we have discussed about nutrition in plants. Let us summarize. So in the previous video we have talked about nutrition in animals, जिसमें हमने ये देखा कि जो प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, कैसे अपना फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. इसमें हम ये देखेंगे कि एनिमल्स अपना खाना, बिकॉज एनिमल्स हैं दे आर हेटेरोट्रॉप्स, वो अपना जो फूड है वो खुद तो बना नहीं सकते, इसलिए वो दूसरे पे क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं. तो देखते हैं कि एनिमल्स में किन किन स्टेप से न्यूट्रिशन को फॉलो किया जाता है. तो व्हाट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एनिमल्स. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, सो सी द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड in nutrition in animals. Now today we are talking about nutrition in animals. So what are the steps involved? So number one is ingestion. The first step involved is ingestion. Second is digestion. Third one is absorption. Fourth one is assimilation. And the last step is egestion. So these are the steps involved in nutrition in animals. First is your ingestion, then digestion, then absorption, then assimilation and the last one is egestion. जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हैं, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हर एक एनिमल के अंदर ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी में ये वाले स्टेप्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं इन द न्यूट्रिशन. ठीक है, तो न्यूट्रिशन के लिए ये स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. पहले हम एक एक स्टेप्स को समझते हैं, एक एक प्रोसेस को समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. तो न्यूट्रिशन एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन से बात करने से पहले हम स्टेप्स को समझेंगे, कि इन प्रोसेसेस को समझेंगे कि ये प्रोसेसेस एक्चुअली में होते क्या हैं. ठीक है, द फर्स्ट प्रोसेस इज इंजेक्शन. सी, देखो ये फर्स्ट प्रोसेस है न्यूट्रिशन का, इंजेक्शन. इंजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ये क्योंकि हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी सेल की ग्रोथ के लिए और हमारी एनर्जी के लिए, हमारी बॉडी को एनर्जी अगर चाहिए और अगर हमारी बॉडी को ग्रोथ चाहिए तो इंजेक्शन का प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इंजेक्शन में बेसिकली होता क्या है, इंजेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोई भी फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं. ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, the process of intake of food into our body is called ingestion. इंजेक्शन में जो इन वर्ड है, इनका मतलब है इनटू द बॉडी. सो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड को, किसी भी फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं. क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि इसी फूड से बेसिकली हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, हमारे सेल्स को एनर्जी मिलेगी, हमारी बॉडी सेल्स को एनर्जी मिलेगी और हमारी ग्रोथ होगी. ठीक है, तो न्यूट्रिशन में सबसे पहला जो प्रोसेस है इंजेक्शन का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इनटू आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन. सेकंड प्रोसेस इज डाइजेशन. देखो, जब भी हम कोई भी फूड को अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं तो वो जो फूड है वो किस फॉर्म में होता है, याद रखना, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में वो हमेशा लार्ज इनसॉल्युबल
मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है, ठीक है। जो भी हम फूड खाते हैं वो फूड जो होता है वो बहुत ही लार्ज होता है, उसका साइज बहुत इनसॉल्युबल होता है, मतलब दैट इज नॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस फूड को जो कि लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, उसे सबसे पहले हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, स्मॉल सॉल्युबल वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी हम फूड इंटेक करते हैं तो वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इनिशियली वो प्रेजेंट होता है लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल की फॉर्म में, उसके बाद हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है या हमारी बॉडी को उसे कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू स्मॉल सॉल्युबल वाटर मॉलिक्यूल में। ऐसा करने का रीज़न यही है क्योंकि हमारी बॉडी इस फॉर्म को अच्छे से क्या नहीं कर पाती, हमारी बॉडी इस फॉर्म ऑफ फूड को ईजिली क्या नहीं कर पाती, गेन नहीं कर पाती। तो हमेशा जब भी फूड हमारी बॉडी में जाता है तो वो इस फॉर्म से इस फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और इसी फॉर्म को, इसी कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जब फूड की डाइजेशन होती है इसका मतलब जो फूड है वो लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो गया, स्मॉल सॉल्युबल वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर कन्वर्जन नहीं होगी तो हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, और अगर फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या लिखेंगे हम, the process by which large insoluble water molecule form of food get converted इनटू, किसमें कन्वर्ट होगा, स्मॉल सॉल्युबल वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल फॉर्म ऑफ फूड गेट कन्वर्टेड इनटू स्मॉल सॉल्युबल वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, या आप इसे सिंपल लैंग्वेज में डाइजेशन को ये भी समझ सकते हो, जब फूड डिसॉल्व हो जाए हमारी बॉडी में जाके, जब फूड डिसॉल्व हो जाए, सॉल्युबल हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं डाइजेशन। क्योंकि जब फूड डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल फॉर्म से स्मॉल सॉल्युबल वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड प्रोसेस। सी द थर्ड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस इज योर एब्जॉर्प्शन और एक बात बताना चाहूँगा, डाइजेशन के अंदर, डाइजेशन मैंने बताया कि लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल फॉर्म जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्युबल वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। बट डाइजेशन होता कैसे हमारी बॉडी में, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन इन आवर बॉडी। तो डाइजेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है, मेनली ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं बेसिकली, उनमें जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो दो मेथड से होता है। ठीक है, एक तो फिजिकल मेथड से, one is physical method and the another one is chemical method. फिजिकल मेथड में आप क्या करोगे, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग से, ठीक है, जो हमारे टीथ हैं वो क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो फिजिकल मेथड जो है, जो हमारा च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग का प्रोसेस है वो फिजिकल मेथड में आता है और यहाँ से डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। एंड द सेकंड वन इज केमिकल मेथड। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है,
जिन्हें हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं, ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाइजेशन के लिए, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो फूड का डाइजेशन हो रहा है वो फिजिकल मेथड से भी हो रहा है और केमिकल मेथड से भी। फिजिकल मेथड में च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग से जो फूड है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट होगा, और उसके बाद जब हमारी बॉडी में जाएगा तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से वो क्या होना शुरू हो जाएगा, डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो ये दो मेथड्स हैं जो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। सी द नेक्स्ट process, that is absorption. एब्जॉर्प्शन कब होता है? देखो, जब फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होने का मतलब है जब फूड सॉल्युबल हो जाता है या पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर, तो वो जो फूड है, वो जो डिज़ोल्व फूड है या वो डाइजेस्टेड फूड है, वो कहाँ चला जाता है? उसके बाद वो हमारी बॉडी में ब्लड में चला जाता है। उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में वो फूड जो है, वो डाइजेस्टेड फूड जो है वो एंटर हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन व्हाट हैपन्स, द डाइजेस्टेड फूड एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। सो सी द डेफिनेशन, the process by which the digested food enters into the blood stream through, कहाँ से जाता है ये ब्लड स्ट्रीम में? थ्रू द walls of intestine, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड, इस चीज को नोट करना, डाइजेस्टेड फूड जाएगा कहाँ पे? ब्लड स्ट्रीम में जब जाएगा वो किसके, कहाँ से? थ्रू द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, जो हमारी बॉडी में जो इंटेस्टाइन होते हैं वहाँ से जो डाइजेस्टेड फूड है उनकी वॉल्स की हेल्प से वहाँ से डाइजेस्टेड फूड कहाँ चला जाता है? हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है, ठीक है। एंड इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सी द नेक्स्ट प्रोसेस, फोर्थ प्रोसेस इज योर एसिमिलेशन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बिकॉज इसी प्रोसेस से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ से हमें क्या है? एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जब एब्जॉर्ब्ड फूड, जब डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब जब डाइजेस्टेड फूड ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, उसके बाद जैसे ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है तो वहाँ से जो ब्लड है वो क्या करता है? इस एब्जॉर्ब्ड फूड को हमारे हर एक सेल तक पहुँचाता है। हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वहाँ तक ब्लड क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड को क्या करता है? पहुँचाता है। और जैसे जैसे ब्लड हमारी पूरी बॉडी के सेल्स को एब्जॉर्ब्ड फूड या डाइजेस्टेड फूड पहुँचाएगा तो उसके बाद क्या होगा? हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। जैसे ही डाइजेस्टेड फूड थ्रू द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन ब्लड स्ट्रीम में एंटर होगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम क्या करता है? उस फूड को कहाँ लेके जाता है? टू एवरी पार्ट ऑफ द सेल, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारी पूरी बॉडी को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द प्रोसेस बाय विच the energy is released by the absorbed food and is utilized by
each and every cell of our body. ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन, द प्रोसेस बाय विच द एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द एब्जॉर्ब्ड फूड। जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उससे एनर्जी जब निकलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, किस लिए एनर्जी चाहिए? क्योंकि हमारे सेल्स की ग्रोथ के लिए, अल्टीमेटली अगर हमारे सेल्स की ग्रोथ होगी तो हमारी ग्रोथ होगी, क्योंकि हम जो बने हैं, हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलके बनी है, ठीक है। तो हमारे सेल्स की ग्रोथ होगी, हमारे सेल्स को एनर्जी चाहिए, तो हमारे सेल्स को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? हमारे सेल्स की ग्रोथ कहाँ से होगी? बाय द एब्जॉर्ब्ड फूड, ठीक है। तो एब्जॉर्ब्ड फूड से निकलने वाली एनर्जी जो किसको मिले? टू ईच एंड एवरी सेल। तो जब हर एक सेल को वो एनर्जी मिलेगी बाय द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। द लास्ट प्रोसेस ईजेशन। ईजेशन में यहाँ पे ईजेस्ट का मतलब होता है रिमूवल। ईजेस्ट का मतलब होता है रिमूवल। इसका मतलब इस प्रोसेस से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी से जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है, हमेशा याद रखना हमारी जो बॉडी है उसमें कभी भी 100% जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। 80 से 90% जो फूड है वो हमारा डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद वो फूड एब्जॉर्ब्ड हो जाता है और उस एब्जॉर्ब फूड से हमें एनर्जी मिलती है। बाकी का जो फूड है, जो 10 से 12% जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया है, वो हमारी बॉडी में नहीं रहता, वो हमारे, ठीक है, वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ईजेशन। क्लियर? सो द प्रोसेस ऑफ removal of undigested या वेस्ट बोल सकते हो, वेस्ट फूड, बिकॉज वो हमारे लिए वेस्ट ही है, बिकॉज वो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड या वेस्ट फूड फ्रॉम आवर बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ईजेशन, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं हमारी बॉडी में होते हैं। हमारी बॉडी में नहीं, जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी में ये 5 के 5 प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। बट प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, बिकॉज प्लांट्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सिंपल होता है और हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से हमारी बॉडी में इतने प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस इज़ योर इंजेशन, सेकंड प्रोसेस इज़ योर डाइजेशन, थर्ड प्रोसेस इज़ योर एब्जॉर्प्शन, फोर्थ प्रोसेस इज़ योर एसिमिलेशन एंड द फिफ्थ प्रोसेस इज़ योर ईजेशन, ठीक है। सी द नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा टॉपिक था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में इन सिंपल एनिमल्स और इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स याद रखना, चाहे वो सिंपल एनिमल है चाहे वो कॉम्प्लेक्स एनिमल है, दोनों के ही अंदर वो 5 पे 5 प्रोसेसेस होंगे, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? ये एनिमल सिंपल है, सिंपल का मतलब है ये एक ही सेल से बने हैं, ठीक है। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ एक ही सेल से बने हो, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है वन और सेलुलर का मतलब है दे आर मेड ऑफ ओनली सिंगल सेल। तो उन एनिमल्स को हम बोलते हैं सिंपल एनिमल्स, ठीक है। तो एक बार हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स
और उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स का मतलब होगा कि जो वो एनिमल्स जो बहुत सारे सेल्स से मिलके बने हो, ठीक है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स। मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब है बहुत सारे, ऐसे और एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे सेल से मिलके बने हो उन्हें हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, या उन्हें आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यूनिसेलुलर में आप एग्जांपल ले सकते हो एमीबा की, एमीबा, पैरामीशियम भी आप ले सकते हो। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक ही सेल से मिलके बने, उनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बेस्ट एग्जांपल इज ह्यूमंस, ह्यूमंस, ठीक है। हम जो हैं हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में लाई करते हैं, और ये जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब कहने का कि वो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं, ठीक है। तो आज हम सिर्फ ये पार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कैरी करेंगे, ठीक है। सो सी न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स, सिंपल एनिमल्स मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम एमीबा की, क्लियर। सो सी सो न्यूट्रिशन इन एमीबा, बिकॉज मैं सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूँ तो उसमें मैं एग्जांपल लूँगा एमीबा की, ठीक है। न्यूट्रिशन इन एमीबा, याद रखना इसमें जो प्रोसेसेस है वो वही फॉलो होंगे 5। कौन कौन से? फर्स्ट इज इंजेशन, सेकेंड वन इज डाइजेशन, थर्ड वन इज योर एब्जॉर्प्शन, fourth one is your assimilation, and the last one is egestion, ठीक है। एमीबा में ये सारे प्रोसेसेस होंगे जो हमारी बॉडी में भी होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो होते हैं प्रोसेसेस वो इनमें भी होते हैं, बट डिफरेंस यहाँ पे ये है कि इनके अंदर ये जो सारे प्रोसेसेस होते हैं वो सिर्फ एक ही सेल करता है, ठीक है। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, देयर आर मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, और हर सेल का अपना अपना एक फंक्शन होता है जो इन प्रोसेसेस को फॉलो करता है। बट अमीबा में सिर्फ एक ही सेल होता है, वही एक सेल इंजेशन भी करेगा, डाइजेशन भी करेगा, एब्जॉर्प्शन भी करेगा, एसिमिलेशन भी करेगा और इजेशन भी करेगा, ठीक है। तो देखते हैं एमीबा कैसे इन सारे प्रोसेसेस को फॉलो करता है। बट द मेन थिंग इज ये याद रखना कि एमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसमें सिर्फ एक ही सेल होगा, ये एमीबा सिर्फ एक सेल से बना है और वही एक सेल इतने सारे प्रोसेसेस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो देखो न्यूट्रिशन इन एमीबा, डायग्राम से समझते हैं इसको। सो एमीबा का स्ट्रक्चर, कोई एमीबा जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, उसका एक फिक्स्ड शेप नहीं होता, ठीक है। उसका जो शेप है वो कभी भी फिक्स्ड नहीं रहता, उसका शेप एनवायरनमेंट के साथ या कंडीशंस के साथ वो क्या करता है, अपने शेप को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है इसका। सो सारे स्टेप समझते हैं, सारे प्रोसेसेस को समझते हैं एक डायग्राम से। तो सी ये जो डॉट्स देख रहे हो आप, ये क्या होता है, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। आपको पता होगा सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो लिक्विड फ्लूइड होता है, डेंस फ्लूइड जो होता है सेल के अंदर, जो डेंस पार्ट होता है, जो डेंस फ्लूइड पार्ट होता है सेल के अंदर, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, एमीबा का स्ट्रक्चर है। एमीबा के अंदर का जो सेल है, उस सेल के अंदर आपको क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा। और ये जो आप दो एक बॉन्ड्स स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, इनको हम क्या बोलते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको फिंगर्स बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं सीडोपोडिया।
सीडोपोडिया का मतलब होता है ये अपने फिंगर्स निकालता है और यहाँ से वो क्या करता है, अपने किसी भी ऑर्गेनिज्म को वो क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है। क्योंकि सबसे पहला अमीबा कौन सा प्रोसेस करता है, इंजेशन का। इंजेशन का मतलब होता है किसी भी फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाना, ठीक है। तो इनके पास कोई एक स्पेसिफिक पार्ट नहीं होता अपनी बॉडी के अंदर किसी भी फूड को लेके जाने का। तो इसलिए ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालते हैं ऐसे करके, ये फिंगर्स की तरह शेप बन गया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। और ये क्या करते हैं, मान लो अगर यहाँ पे कोई एक ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे कोई उसका फूड है, सपोज दिस इज़ द फूड ऑफ सीडोपोडिया, तो वो क्या करता है, यहाँ से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकाल लेता है जिसे हम बोलते हैं सीडोपोडिया। और फिर बाद में वो क्या करता है, इसको एनगल्फ कर लेता है, मतलब इसको स्वेलो कर लेता है, और ये जो इंसेक्ट है वो फिर कहाँ चला जाता है, बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, इंजेशन। इसमें वो क्या करेगा अमीबा, जो ये फूड है, जो इसका ये फूड है, दिस इज द फूड ऑफ अमीबा, तो वो उसको क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट करता है जस्ट बाय मेकिंग सीडोपोडियाज। तो वो सीडोपोडिया बनाता है, दीज आर द सीडोपोडिया, जिसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बोलते हैं, ठीक है। ये सीडोपोडिया से इसको सराउंड कर लेता है, और सराउंड करने के बाद ये इस फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है, ठीक है। सी द सेकेंड प्रोसेस, दिस इज योर साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस रह गया क्योंकि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। दिस इज द न्यूक्लियस of the cell, this is the cytoplasm and these are the pseudopodias। इनको मैं क्या बोलूँगा, these are pseudopodias, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस जो है उसमें क्या होगा, ये जो फूड है ये इस अमीबा की बॉडी के अंदर चला जाएगा या सेल के अंदर चला जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर है इसका कुछ ऐसा बन जाएगा। तो सेल तो रहेगा ही रहेगा, साइटोप्लाज्म भी रहेगा, ठीक है। अब जब ये फूड इस बॉडी के अंदर जाएगा तो वो, ये मान लो ये फूड है, दिस इज द फूड। अब सेकंड प्रोसेस में क्या हुआ, ये जो फूड है ये इस बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है। और इसे हम अब सेकंड प्रोसेस में क्या होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन का मतलब है अब इस फूड का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि ये फूड किस फॉर्म में है, लार्ज इनसॉल्युबल फॉर्म में है। जब इस बॉडी के अंदर आएगा तो इसकी डाइजेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो डाइजेशन कैसे होगा, देखो। तो पहले ये क्या करता है, ये इस फूड के सराउंडिंग्स में क्या बना लेता है, एक फूड वैक्यूल बना लेता है, इसे बोलते हैं फूड वैक्यूल। तो ये फूड वैक्यूल बनाता है, ये फूड को के अराउंड सराउंडिंग एक वॉल क्रिएट कर देता है, ठीक है। और ये जो जितना भी साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म क्या करता है, इस पे अटैक करता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, इस फूड वैक्यूल पे अटैक करते हैं, ठीक है। जब ये अटैक करेंगे, जब ये साइटोप्लाज्म के अंदर का जो डाइजेस्टिव एंजाइम है जब इस फूड वैक्यूल पे अटैक करेगा, तो ये जो फूड है ये क्या होने लग जाएगा, डिसॉल्व होने लग जाएगा, और इससे डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो ओबे हो जाएगा, ठीक है। थर्ड प्रोसेस में देखो क्या होगा, थर्ड प्रोसेस में क्या होगा, डाइजेशन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जब ये फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो ये फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल के अंदर का जो ये फूड है अभी ये क्या हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है, ठीक है। पहले ये फूड जो था, ये वाला जो फूड था, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, लार्ज फॉर्म में था, बट वो अब क्या हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है। इसका मतलब डाइजेशन हो चुकी है उसकी। अब एब्जॉर्प्शन होनी है, तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होगी, ये तो साइटोप्लाज्म है, तो क्या होगा, अब ये डाइजेस्टेड फूड इस फूड वैक्यूल, इसे बोलते हैं फूड वैक्यूल, तो इस फूड वैक्यूल से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये बाहर तभी आएगा जब फूड की क्या होगी, डाइजेशन होगी। तो फूड के डाइजेशन होने के बाद ये डाइजेस्टेड फूड अब कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा। तो ये सारा जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो फूड जो डाइजेस्ट होने के बाद वो फूड इस फूड वैक्यूल से बाहर निकलता है और साइटोप्लाज्म में जाके क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो क्लियर हुआ। थर्ड प्रोसेस जो एब्जॉर्प्शन का, इसमें क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड है वो साइटोप्लाज्म में एंटर हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न के प्रोसेस से, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफ्यूज़न के प्रोसेस से
जो ये डाइजेस्टेड फूड था, फूड वैक्यूल के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड था वो बाहर आ जाएगा और कहाँ एंटर हो जाएगा, कहाँ मिक्स हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में। जैसे ये डाइजेस्टेड फूड या ये एब्जॉर्ब्ड फूड साइटोप्लाज्म में जाएगा तो एसिमिलेशन का प्रोसेस होगा। एसिमिलेशन के प्रोसेस से क्या हो जाएगा, इसका जो शेप है, इसका जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो एसिमिलेशन में क्या हो रहा है, एसिमिलेशन वो प्रोसेस है जिससे हमें एब्जॉर्ब्ड फूड से एनर्जी मिलती है। तो जब ये एब्जॉर्ब्ड फूड साइटोप्लाज्म में आएगा तो साइटोप्लाज्म को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, या आप बोल सकते हो सेल को एनर्जी मिलेगी। वो जो एक सेल है उसको एनर्जी मिलेगी और सेल को एनर्जी मिलने से सेल की क्या होगी, ग्रोथ होगी। और सेल की ग्रोथ होने से, ये मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं बनाया, तो ये जो सेल का जो स्ट्रक्चर है या सेल का जो शेप है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि सेल की ग्रोथ हो रही है। सेल की ग्रोथ इसीलिए हो रही है क्योंकि एसिमिलेशन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, एसिमिलेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है और उसी एनर्जी से उसी सेल, वो जो सेल है उस एनर्जी को यूज़ करके क्या हो जाएगा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब सेल की क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। आप कह सकते हो एमीबा की क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। और ये जो फूड है पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा और साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। और जो लास्ट प्रोसेस है वो देख लो, लास्ट प्रोसेस इज इजेशन। सो सी द लास्ट प्रोसेस आफ्टर एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद का जो लास्ट प्रोसेस है वो है ईजेशन। ईजेशन का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब फूड पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा, मैंने आपको अभी बताया कि जब फूड हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, चाहे वो यूनिसेलुलर है या वो मल्टी सेलुलर है, किसी भी बॉडी के अंदर फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं होता, तो कुछ पार्ट जो है उसका वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है। तो अमीबा के केस में भी ऐसा ही होगा। तो कुछ पार्ट जो ये फूड है, ये जो फूड उसने अंदर अपनी बॉडी में एनगल्फ किया था, अपनी बॉडी के अंदर वो लेके आया था, उस फूड की पहले हुई डाइजेशन, उसके बाद उस फूड की हुई एब्जॉर्प्शन, उसके बाद उस फूड से निकली एनर्जी, दैट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड जो है या जो वेस्ट है वो उसे इस बॉडी से बाहर निकलना पड़ेगा। तो एज सच एमीबा के पास कोई एक पर्टिकुलर पार्ट नहीं होता जहाँ से उस वेस्ट को बाहर निकाले, क्योंकि ह्यूमंस में ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ से हम अपने वेस्ट को बाहर निकालते हैं, जस्ट लाइक रेक्टम और एनस। ठीक है, बट एमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास कोई एक स्पेसिफिक पार्ट नहीं होता जहाँ से वो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालेगा। इसलिए वो क्या करता है, अपने सेल मेम्ब्रेन मैं बताना चाहता हूँ, इस वॉल को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसे बोलते हैं, जो लाइनिंग देख रहे हो आप, दिस इज़ द लाइनिंग, दिस लाइनिंग इज कॉल्ड अ सेल मेम्ब्रेन। तो मैं जो उसका स्ट्रक्चर है वैसे ही बना देता हूँ। ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, दिस इज़ द न्यूक्लियस एंड दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्योंकि एमीबा में एज सच कोई क्या कहते हैं, एज सच कोई पार्ट नहीं होता जहाँ से वो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल सके, बट वो क्या करता है, कहीं से भी वो अपने सेल मेम्ब्रेन को रप्चर्ड कर देता है। रप्चर्ड करने का मतलब है, ये तो साइटोप्लाज्म है, और इस साइटोप्लाज्म में मान लो आपका अनडाइजेस्टेड फूड भी पड़ा हुआ है, इस एमीबा का अनडाइजेस्टेड फूड भी पड़ा हुआ है। तो क्या करता है ये एमीबा, अपने सेल मेम्ब्रेन को कहीं से क्या कर देता है, रप्चर्ड कर देता है, मतलब उस सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देता है कहीं से। और तोड़ने से क्या होता है, यहाँ पे गैप आ जाता है और इस गैप से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, कहीं से भी सेल मेम्ब्रेन रप्चर्ड हो सकता है। सेल मेम्ब्रेन जहाँ से भी रप्चर्ड होगा और वहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर निकल जाएगा, जिससे जो लास्ट प्रोसेस है दैट इज़ ईजेशन, वो प्रोसेस भी क्या हो जाता है, ओबे हो जाता है। ठीक है, तो अमीबा के अंदर